राम अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, दाऊद देवीलाल अमर रहे, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे, महाराजा सूरजमल अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से इस जोरदार शानदार ऐतिहासिक आयोजन करने वाले, आप लोगों से रूबरू करवाने वाले हमारे बड़े भाई सतीश जी राठी ने यहाँ बुला करके आपसे संवाद करवाया और सरदारी महम चौबीसे के आसपास के दूर दराज के ग्रामीण अंचलों से पधार के आपके बेटे और भाइयों को जो प्यार से आशीर्वाद देने के लिए आप आए, आप सभी का चरणों में मेरा वंदन और नमन है। आप समाज के मोजिज और प्रतिष्ठित लोग हैं, इस इलाके की रहनुमाई करने वाले लोग हैं। आप लोगों ने बड़ा लंबा संघर्ष देखा है, समाज की स्थिति और परिस्थितियों को जिया है, लेकिन पिछले 10-12 साल में जिस दौर की हमें कभी कल्पना भी नहीं करेगी, उस दौर के बीच में आकर के आज हम अपने आप को बड़ा दुखी सी महसूस करते हैं कि जिन मेरे कौम के महापुरुषों ने एक कल्पना करी होगी भविष्य में कि आने वाले समय में मेरे समाज की नौजवान युवा, मेरे समाज के बड़े बुजुर्ग एक ऐसे वातावरण में रहेंगे जो कौम के लिए सम्मान का विषय होगा। लेकिन जब समाज के बीच में जाते हैं, समाज के बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं, जब उनकी पीड़ाओं को सुनते हैं, महसूस करते हैं, तो बड़ा दुख होता है कि हम क्या थे और क्या हो चले हैं। इसलिए हम सब लोगों को इतिहास को याद करते हुए, उस गौरवशाली अतीत को नमन करते हुए हमें फिर से भविष्य की बुनियाद लिखने की जरूरत है। और इस रूप में हमें बुनियाद लिखने की जरूरत है कि जब आने वाली पीढ़ियां भी हमें चौधरी सर छोटूराम, चौधरी चरण सिंह, ताऊ देवीलाल और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने जिस तरीके से सुनहरा इतिहास लिख करके इस दुनिया छोड़ करके चले गए, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम कुछ ऐसा करके जाए कि वो फक्र की महसूस हमारे बीच में आकर के करें। मैंने बहुत से समाजों का, बहुत से आंदोलनों का, बहुत से चीजों का इतिहास पढ़ा है और इस इतिहास पढ़ने के बाद मैं उस निष्कर्ष पे निकला हूं कि जब तक आप समाज के इतिहास को याद नहीं करोगे, समाज के महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि मनाने की शुरुआत नहीं करोगे, तो मैं नहीं मानता कि आप अपने समाज के महापुरुषों के इतिहास के साथ किसी रूप में इंसाफ कर पा रहे हैं। सबसे पहली जरूरत है कि जब भी कोई भविष्य की बुनियाद लिखी जाती है, जब भी कोई नया आंदोलन शुरू किया जाता है, नई कोई चीज की शुरुआत की जाती है, तो अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया जाता है। और हमारे इतिहास, हमारे बड़े बुजुर्गों का जो गौरवशाली अतीत है, वो पूरा अधूरा पड़ा है। पिछले 10-12 साल से जब हमने सामाजिक जीवन की शुरुआत करी, तो सबसे पहला मिशन यही बनाया था कि जब हम 2007 और 2008 में राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ने गए, और तभी से हमने एक ने शुरुआत करी कि 2015 तक हमने राजस्थान प्रदेश के प्रत्येक कॉलेज और विश्वविद्यालय में घूम घूम करके छात्र राजनीति जब हम सक्रिय भूमिका निभाते थे, तो किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज को नहीं छोड़ा जहां मेरे कौम के महापुरुषों की हमने जयंती और पुण्यतिथि नहीं मनाई। 2010 के बाद में हमने पूरे राजस्थान के जिले हेडक्वार्टरों पे कौम के महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथियां 2-2, 2,500, 3-3 हजार लोगों को इकट्ठा करके मनाने की शुरुआत करी। और वो दिल में पीड़ा थी कि जब सामाजिक रूप से हम समाज 36 कौम बिरादरियों के बीच में बैठते हैं, तो मेरे कौम के महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथियां जाट समाज के लोग तो मनाते हैं, लेकिन बाकी के 35 कौम के जो लोग हमारे सामाजिक ताने बाने को मजबूत करते हैं, वहां पर हमारे कौम के महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथियां नहीं मनाती। लेकिन वो एक कहावत सही है कि जिस मंदिर के पुजारी मजबूत होते हैं, उस मंदिर का और मस्जिद का और गुरुद्वारे का प्रचार प्रसार पूरे देश और दुनिया में करते हैं, तो उस एक पत्थर की मूर्ति के अंदर भगवान विराजित हो जाते हैं। तो मैं मानता हूं कि मेरे जाट समाज के महापुरुषों के जो पुजारे हैं और आज की आने वाली पीढ़ियों के जो हम रहनुमाई करने वाले लोग हैं, हमने अपने कौम के महापुरुषों की पूजा करना बंद कर दिया है। इसलिए सबसे पहली शुरुआत कौम के महापुरुषों को सम्मान देते हुए कौम के इतिहास को याद करने की जरूरत है। और जब उस इतिहास को हम याद करेंगे, तो बाकी के जितने भी 35 और 36 कौम के लोग हैं, वो भी हमारे कौम के महापुरुषों के इतिहास के ऊपर सम्मान से फक्र महसूस करेंगे कि आप लोगों ने देखा
कि दीन बंधु रहबर आजम चौधरी सर छोटू राम ने 36 कौम और बिरादरियों का नेतृत्व करते हुए पूरे देश और दुनिया में किसान बिरादरी का झंडा बुलंद किया। और जितने भी आज सूट बूट पहन करके पूरे देश और दुनिया में हम घूमते हैं, तो सबसे पहला ऋणी में सर छोटू राम का रहना चाहिए कि उन्हीं की वजह से आज पूरे देश और दुनिया में किसान बिरादरी के रूप में, जाट समाज के रूप में हम लोग सामाजिक संवाद कर पा रहे हैं और स्वतंत्र रूप में पूरी देश और दुनिया में हम काम कर पाते हैं। इतना बड़ा गौरवशाली हमारे अतीत रहा है। आज के समय आप लोगों ने देखा होगा कि राष्ट्रवाद के नाम की लहर चल रही है। हमें राष्ट्रवाद के रूप में सर्टिफिकेट देने जाते हैं कि जाट समाज के लोग राष्ट्रवाद के हैक नहीं है। मुझे तो फक्र और घमंड होता है कि 23 साल की उम्र में मेरी कौम के एक नौजवान युवा ने फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिया, शहीद आजम भगत सिंह ने। और उसने कभी नहीं सोचा था कि जब आजादी के 75 साल होते होते मेरे कौम के व्यक्ति मेरा नाम लेना भी बंद कर देंगे। इसलिए हम सब लोगों को उन आजादी के उन शहीदों को फिर से याद करने की जरूरत है। उस देश के महान सपूतों को याद करने की जरूरत है। और इतिहास को हम इसलिए याद करते हैं कि इतिहास हमें ताकत देता है, जुनून देता है और एक जिम्मेदारी देता है कि आने वाले समय में हम कुछ अच्छा करके जाएं। उससे हमें एक जिम्मेदारी मिलती है, एक फक्र की महसूस होता है कि मेरे कौम के महापुरुषों ने इतना बड़ा गौरवशाली अतीत छोड़ करके चले गए। आने वाले समय में हम भी कुछ ऐसा करके चले जाएं जिससे मेरी आने वाली पीढ़ियां भी हमसे कुछ सीखने की एक शुरुआत करे। वो भी हमसे कुछ सीख करके देश दुनिया में 36 कौम बिरादरियों का नेतृत्व करते हुए अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा पूरी दुनिया में मनाए। आप लोगों ने देखा जब दूर दराज के ग्रामीण अंचल से निकल के मेरी समाज के एक नौजवान युवा में दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से 36 कौम बिरादरियों को संबोधित किया, तो हर नौजवान को एक दिल में एक विचार पैदा हुआ। दूर दराज के ग्रामीण अंचल में किसान के घर में एक आवाज निकल करके आई कि जाट के जन्म में जन्मा हुआ चौधरी चरण सिंह देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो हो सकता है भविष्य में कभी मैं भी देश के प्रधानमंत्री पर मुख्यमंत्री हो सकता है, किसी संवैधानिक व्यवस्थाओं में मैं भी जाकर के मेरी कौम और देश को संबोधित कर सकता हूं। इसलिए उस सोच और विचार को लेकर के हमें पूरे देश और दुनिया में घूमना पड़ेगा, एक विचार बनाना पड़ेगा। और आप लोगों ने देखा कि 2007 और 10 के अंदर एक विचार लेकर के हम पूरी दुनिया में निकले थे। पूरी देश और दुनिया में जो आंदोलन लेकर के निकले हैं, आज वो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में हर जाट के घर में वो विचार और वो क्रांति पहुंच चुकी है। और जिस इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट की कल्पना 2010 में हम दोनों ने करी थी, वो आज हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के हर जाट के घर में पहुंच चुकी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हम सब लोग सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से उन पीड़ाओं को जीते हुए कौम के और देश के भविष्य के लिए काम करने की शुरुआत करेंगे, तो फिर से चौधरी चरण सिंह और ताऊ देवीलाल का दौर हमारे बीच में हो सकता है। आप लोगों को देखा होगा कि मेरी कौम में इतना बड़ा त्याग, तपस्या और समर्पण आज तक हिंदुस्तान में किसी राजनेता ने नहीं दिखाया। पूरे देश से जितने भी सांसद जीत करके सेंट्रल हॉल में बैठ करके एक सुर एक आवाज के अंदर चौधरी देवीलाल को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था। उस दौर को याद करना, मेरे कौम के उस महामना ने खड़े होकर के अपनी पगड़ी वीपी सिंह को सौंप करके ऐलान कर दिया कि मैं देश का ताऊ रहना पसंद करता हूं। अगर इतना बड़ा त्याग, तपस्या, समर्पण अगर कोई कर सकता है तो जाट कौम का बेटा कर सकता है। ये त्याग, तपस्या, समर्पण मेरी कौम ने किया है। आज गांव में पंच और वार्ड पंच की कुर्सी कोई छोड़ नहीं सकता। उस व्यक्ति ने, उस मेरी कौम के महामना ने देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठोकर मार दी। इसलिए हम इतने बड़े त्यागी रहे हैं, इतनी बड़ा त्याग, तपस्या, समर्पण किया है। और बहुत लोग कहते हैं हिंदुस्तान, आप उस महाराजा रणजीत सिंह का राज उठा करके देखिए, काबुल से कांधार तक जिस कौम के व्यक्ति ने पूरी दुनिया पे राज किया हो, और आज हम एक चौराहे पे आकर के खड़े हो गए। महाराजा सूरजमल की बात मैं जब करूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, गर्व और घमंड होता है कि मेरी कौम में ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया जिसने मुगल काल में, मुगल काल का अगर नाम लेते हैं तो लोगों की रूहें कांपने लगती है। मुगल काल को जब पढ़ते हैं तो आंखों में आंसू आने लगते हैं कि उस दौर में कितना खतरनाक मंजर था। उस दौर में एक जाट के बेटे ने किसान के घर में जन्म लेकर के पिछले 300 साल का गौरवशाली इतिहास बना करके दिल्ली को मुगल काल में जीता। और महाराजा सूरजमल ही नहीं, महाराजा सूरजमल और महाराजा जवाहर सिंह दोनों पिता पुत्र ने हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली को जीतने का काम किया। इतना बड़ा गौरवशाली अतीत मेरी कौम का रहा है। और आजादी के 75 साल होते होते हम उस निराशा के भाव में जाकर के खड़े हो गए। हम राजनीतिक रूप से उस चौराहे पे जाकर के खड़े हो गए
जहां मेरे जैसे नौजवान युवा का भविष्य लिखा जाता हो, मेरे समाज की जहां पर चर्चाएं और चिंतन और मनन होता हो, उस देश की कैबिनेट में मेरे कौम का एक भी व्यक्ति नहीं हो, इससे बड़ी शर्म की बात जाट समाज के लिए हो नहीं सकती। इसलिए मैं फिर से उठ खड़ा होना होगा, फिर से वाद संवाद और विचार विमर्श करना पड़ेगा, फिर से नया नेतृत्व पैदा करना पड़ेगा और फिर से कौम के हक और अधिकार की बात करनी पड़ेगी। और आप लोगों ने देखा कि 1 गांव 2 गांव 10 गांवों के लोगों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपके भाई और बेटों ने 1 मार्च 2020 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में, वो विज्ञान भवन जहां अखबार, प्रिंट और इलेक्ट्रिक मीडिया में खबरें सुनते हैं कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान आया और विज्ञान भवन से पूरी दुनिया को संबोधित किया। उस विज्ञान भवन में दुनिया के 62 देशों से समाज बंधुओं को बुला करके एक ऐतिहासिक गुलदस्ता सजाया, समाज का मंच और जाजम सजाया और उस पूरी देश और दुनिया के 62 देशों से लोगों ने आकर के एक ऐसा विश्वास पैदा कर दिया, एक ऐसी सोच पैदा कर दी कि जब भी जाट समाज संकट में होगा, मुसीबत में होगा, पूरी दुनिया के कोने कोने से चल करके मेरे समाज के लोग आकर के जाट समाज के सुख और दुख की बात करेंगे। गैर राजनीतिक रूप से मंच सजाया, सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी, आईएनएलडी, जितने भी राजनीतिक पार्टी हिंदुस्तान में काम करती है, और उन राजनीतिक पार्टियों में मेरे कौम के लोग जो नेतृत्व करते हैं, सब लोगों को एक मंच पे बुला करके एक ऐसा नायाब गुलदस्ता सजा दिया जिससे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में उस प्रोग्राम की वाहवाही हुई। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने उस कार्यक्रम को देखा होगा। यह सबसे पहली पहल है कि जब बिरादरी इकट्ठी होती है, समाज का मंच और जाजम सजता है, तो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों को फक्र और घमंड महसूस होता है। उसी मिशन को फिर से हम लोगों ने आगे बढ़ाया। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि इन सार्वजनिक कार्यक्रमों से क्या होता है, इनसे क्या होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1 मार्च 2020 को नई दिल्ली में कार्यक्रम था। 20 या 22 मार्च के आसपास पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया था और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक घर से दूसरे घर में जाना बंद हो गया था। गांव गली इलाका तो छोड़िए, उस दौर में आपके बेटे भाइयों ने जयपुर से जैसे तैसे पास बनवा करके नई दिल्ली की तरफ कूच किया और अपनी समाज का एक संस्थान जनकपुरी नई दिल्ली में महाराजा सूरजमल संस्थान है, उसके अध्यक्ष कप्तान सिंह जी, उनको फोन किया कि अध्यक्ष जी आपके इस इंस्टीट्यूट का हमें हॉल जो सभागार ऑडिटोरियम है वो बुक करवाना है। वो फोन पे हंसने लगे कि बेटा सरकार की गाइडलाइन आई हुई है, हम हॉल आपको दे नहीं सकते, 5-10 लोगों से ज्यादा कोई कार्यक्रम हो नहीं सकता, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। मैंने कहा कि अध्यक्ष जी हमें यहाँ कोई सभा नहीं करनी, हमें यहाँ कोई संवाद नहीं करना, हमें सिर्फ मंच चाहिए उस ऑडिटोरियम का, जो ऊपर का मंच है वो सजाना है, समाज की और बिरादरी की उन लोगों को आमंत्रित करना है जो देश और दुनिया में महाराजा सूरजमल, चौधरी सर छोटूराम ताऊ देवीलाल, बाबा महेंद्र सिंह के, महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर जो अच्छा बोल सकता है, अच्छा वक्तव्य दे सकता है, उन विद्वान लोगों को बुला करके स्मृति वर्चुअल व्याख्यान समारोह का आयोजन करना चाहते हैं। और मुझे बताते हो कुछ, ये लगातार 15 दिन तक हमने स्मृति वर्चुअल व्याख्यान समारोह का आयोजन किया और इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के फेसबुक और यूट्यूब पे वो कार्यक्रम लाइव चले। जब पूरी दुनिया कोरोना में अपने घरों पर बैठी थी, 5-5, 10-10 लाख लोगों ने मेरे समाज का गौरवशाली अतीत को, 36 को मेरे बिरादरियों ने उसको समझा, सुना और महसूस किया कि जाट के घर में जो जन्मे हुए महापुरुष थे उन्होंने 36 कौम और बिरादरियों के लिए काम किया। ये काम आपके बेटे और भाइयों ने बड़े लॉकडाउन में दिल्ली में आकर के एक सुनहरा काम करने का प्रयास किया। उसके बाद में हमें उस 1 मार्च का जो कार्यक्रम हुआ उसकी ताकत तब पता चली जब पूरी देश और दुनिया के अंदर मेरे समाज के हायर एजुकेशन के लिए जो नौजवान युवा साथी है, मेरे समाज की बहनें और बेटियां हैं, वो पूरी दुनिया में 7 समंदर पार हायर एजुकेशन करने जाते हैं। हमारे पास बहुत से देशों से फोन आते हैं और वो कहते हैं कि मेरे बेटे और बेटी को उस देश में ये समस्या हो रही है, इस देश से किस रूप में उसको वहां पर भेजा जा सकता है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 10-12 साल में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट ने समाज का एक नायाब गुलदस्ता सजाया है और आज हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां जाट संसद के सदस्य नहीं है और दुनिया के 130 देशों में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का नेटवर्क खड़ा हो गया है। मेरे समाज के किसी नौजवान युवा को मैं ये तो नहीं कह सकता कि महम की तरह के यहाँ से 100-200 लोग इकट्ठे होकर के मेरे भाई को वहां स्वागत और अभिनंदन कर सकते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं
कि किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 4-5 लोग उसको रिसीव करेंगे। जब तक उसका किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्टल में एडमिशन नहीं हो जाता तब तक अपने घरों पे रखेंगे, और जब तक हॉस्टल का एडमिशन हो जाएगा उसके बाद में भी सैटरडे संडे को अपने घर पे बुला करके घर का खाना खिलाएंगे, अपने माँ बाप का एहसास करवाएंगे। ये जाट संसद ने नेटवर्क पूरी दुनिया में तैयार कर दिया है। इसलिए हम सब लोगों को एक सामाजिक रूप से इकट्ठा होकर के फिर से जाट समाज के भविष्य की बुनियाद लिखने की जरूरत है, और उसी प्रोग्राम की ताकत दे करके, समाज के उस भाईचारे को देख करके फिर से हमने एक प्रयास किया, पूरी देश और दुनिया में आज ही की तरह घूम घूम करके निमंत्रण दिया। और 12 जून 2022 को राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर में ये डांगी जी बैठे, कप्तान साहब, दलाल साहब है, हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया में से लोग आए, और 130 देशों ने जयपुर में आकर के विश्वास पैदा कर दिया कि हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का एक कोने कोने में मेरे समाज के लोग रहते हैं। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 130 देशों के लोगों को तो हमने राजस्थान की राजधानी जयपुर में बुलाया, और जब भी अगला कार्यक्रम नई दिल्ली में होगा दुनिया के कोने कोने को, किसी कोने को नहीं छोड़ेंगे। और 170-205 देश है, हम प्रयास करें कि आज 150 देशों में जाट संसद का नेटवर्क पहुंच चुका है, और जब भी कार्यक्रम होगा दुनिया के 170-75 देशों के लोग आपके बीच में समाज की जाजम और मंच पर आकर के आपका विश्वास बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए हम सब लोगों को सामाजिक रूप से इकट्ठा होकर के फिर से कौम में ताकत देने का प्रयास करना चाहिए। और जब भी हम पूरे देश और दुनिया में कार्यक्रम में जाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर उन कार्यक्रमों की फोटो डालते हैं, तो हमें लोग कहते हैं कि बेंगलोर, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु के अंदर कहां से जाट आ गए। गुजरात से अनिल जागलान जी बैठे, अहमदाबाद में हमने कार्यक्रम किया तो 2,500 से 3,000 लोग आए, वडोदरा में कार्यक्रम किया तो 1500 से 2,000 लोग आए। लोग नीचे लिखते कितनी बड़ी संख्या में जाट वहां कहां से आ गए। उसी भ्रम को खत्म करने के लिए जो जयपुर, लखनऊ, दिल्ली और चंडीगढ़ में जो राजनीतिक पंडित बैठते हैं, उनके षड्यंत्र को बेनकाब करने के लिए, उनके षड्यंत्र को उजागर करने के लिए हमने साउथ इंडिया की तरफ कूच किया। 18 सितंबर 2022 को साउथ कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु के सबसे बड़े हॉल टाउन हॉल बुक किया। 2-3 महीने गांव-गांव, गली-गली में घूम करके प्रत्येक शहर में जाकर के बिरादरी और समाज के लोगों को आमंत्रित किया। और ये जगरूप जी शेरावत में हमारे साथ थे। 15 सितंबर को बेंगलुरु का एक सबसे बड़ा बाजार है, चिकपेट बाजार, उसमें 90 से 100 मेरे समाज के लोगों के प्रतिष्ठान है। उसके एक दुकान पे जाकर के समाज के लोगों को निमंत्रण दिया। एक दिन समाज के नाम की घोषणा करी, और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, घमंड होगा, नाज होगा अपने समाज के ऊपर कि 18 सितंबर को जितने लोग टाउन हॉल के अंदर बैठे थे उससे कहीं ज्यादा टाउन हॉल के बाहर लोग खड़े थे। बेंगलुरु और कर्नाटक की गली गली में मेरे समाज के लोग आकर के खड़े हो गए, और ऐतिहासिक जलसा 18 सितंबर को कर्नाटक में हुआ। और दूसरे दिन जब तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम के अखबारों में खबर छपी कि नॉर्थ इंडिया में जो जाट बिरादरी रहती है उसका आज सम्मेलन बेंगलुरु के टाउन हॉल में हुआ है। और यह भी पता चला है कि जितने लोग टाउन हॉल के अंदर थे उससे कहीं ज्यादा टाउन हॉल के बाहर खड़े हैं। और एक बात और पता चली है कि साउथ इंडिया के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पे 4-5 हजार की संख्या में जाट बिरादरी के लोग रहते हैं। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ में जो राजनीतिक पंडित बैठे थे उनके षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया। हिंदुस्तान का ऐसा कोई जिला हेडक्वार्टर नहीं है जहां मेरे समाज के लोग 4-5 हजार की संख्या में नहीं रहते। चाहे ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ हो, हिंदुस्तान के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर मेरे समाज के लोग रहते हैं। ये मेरे समाज की सबसे बड़ी ताकत है। और फिर से हमने इस मिशन को बढ़ाते हुए आज आप लोगों के बीच में आए। पिछले 4-5 महीनों से गांव, गली गली में घूम घूम के हिंदुस्तान के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टरों पे जाट संवाद बैठ के करके समाज और बिरादरी के लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। 19 मार्च का फिर एक शुभ दिन निश्चित किया गया है। पूरी हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग पंचकुला में आ रहे हैं। पिछले 10-12 साल से हम आप लोगों के बीच में आते हैं। हरियाणा प्रदेश की मेहमान नवाजी के बड़े कायल है, और हमने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया है कि जब भी हरियाणा प्रदेश की जाट सरदारी के बीच में कोई देश दुनिया से मेहमान आते हैं तो किस रूप में वो स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इसलिए 19 मार्च को इस बार हरियाणा प्रदेश मेहमान की भूमिका में नहीं है,
मेजबान की भूमिका में है और मेजबान की किस रूप में ड्यूटी और जिम्मेदारियां कितनी बड़ी स्तर पे होती है आप सब लोग बखूबी उनको जानते हैं। इसलिए 19 मार्च को आप ही के प्रदेश हरियाणा में पूरी देश और दुनिया के जाट आपके बीच में आ रहे हैं। आप लोगों को इस रूप में वह उपस्थिति दर्ज करानी है कि 19 मार्च को ऐसा लगना चाहिए कि वो कार्यक्रम पंचकुला में नहीं, वो पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल में हो रहा है। वो कार्यक्रम रोहतक, झज्जर और कुरुक्षेत्र में, मुजफ्फरनगर, बागपत, सिसोली में हो रहा है। उस दिन ऐसा लगना चाहिए कि वो कार्यक्रम राजस्थान प्रदेश के नागौर, जयपुर, जोधपुर और पाली में हो रहा है। इस रूप में आप लोगों को इकट्ठा होकर के उपस्थिति दर्ज कराओगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो आपके मान सम्मान और स्वाभिमान पे जिन लोगों ने चोट पहुंचाई है, आपके हक और अधिकार के जिन लोगों ने देना बंद कर दिया है, 19 मार्च को उस रूप में ताकत दिखा देना। फिर से आपके हक और अधिकार की बात होगी, आपके फिर से मान सम्मान और स्वाभिमान की बात होगी। और जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह और ताऊ देवीलाल ने एक सुनहरे अध्याय की परिकल्पना करके चले गए थे, एक सुनहरा इतिहास बना करके चले गए, उस इतिहास को फिर से दोहराने का काम करेंगे। और एक सबसे बड़ी पीड़ा मुझे व्यक्तिगत रूप से होती है, बहुत से मेरे समाज के भी सतीश जी ने एक बात जिक्र किया कि राजनीति कोई जलसा होता तो 1000, 2000, 5, 10,000 लोग यहाँ पर इकट्ठे होते। आप उस दौर को याद करो जब चौधरी चरण सिंह को जब ताकत की जरूरत पड़ी तो चौधरी देवीलाल अलग राजनीतिक पार्टी में, अलग डंडे और झंडे के अलग विचार में होने के बावजूद भी चौधरी चरण सिंह को वो ताकत दे दी थी पर्दे के पीछे रह करके कि देश का प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह बने। और जिस दिन देवीलाल जी को ताकत की जरूरत पड़ी, चौधरी चरण सिंह जी ने देवीलाल जी के वो मजबूत हाथ कर दिए, वो कंधे मजबूत कर दिए कि देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मेरी कौम के व्यक्ति बने। इसलिए उन राजनीतिक पार्टियों के डंडे और दुपट्टों से, उन विचारधाराओं से बाहर निकल के कौम के डंडे और झंडे को मजबूती देने के प्रयास करना चाहिए। सपा, बसपा, कांग्रेस, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबसे पहला समाज होता है और समाज की चादर को, समाज के मंच को मजबूत करोगे तो वो सारी राजनीतिक पार्टियां आपके चरणों में आकर के कान पकड़ करके आपसे माफी मांगने का भी प्रयास करेंगे। आप लोगों ने पिछले देखा कि मेरी कौम ने वो ताकत दी कि 13 महीने तक देश की राजधानी को चारों तरफ से घेर के मेरी कौम के लोग बैठे रहे। देश के प्रधानमंत्री को कान पकड़ के माफी मांगने के लिए आप लोगों ने मजबूर कर दिया। इसलिए समाज की ताकत बड़ी ताकत होती है। हम सब लोगों को मिलकर के उस कुनबे को बड़ा करने की जरूरत है। और जब सामाजिक रूप से हम इकट्ठा होंगे तो 36 को हमारी बिरादरी हमारी तरफ देख रही है, हमारे नेतृत्व को उस लोगों ने देखा है, हमारी भाईचारे को लोगों ने देखा है। हम फिर से एक मंच, एक जाजम पर इकट्ठे होंगे, फिर से पूरे देश और दुनिया का नेतृत्व करेंगे। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं बाकी की कौमें भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल की तरह फिर से हमें ताकत देने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने यहाँ बुला करके जो मान सम्मान और जो फूल मालाएं पहनाई, ये सम्मान के रूप में जो पगड़ी पहनाई, मैं तो इतना ही कहकर के जाना चाहता हूं कि इस पगड़ी की फूल मालाओं की इज्जत को, सम्मान को कभी कम नहीं होने देंगे और जिंदगी की अंतिम सांस तक आपके मान सम्मान और स्वाभिमान को पूरी देश और दुनिया में घूम घूम करके चार चांद लगाने का प्रयास करेंगे। और जब भी महम की जाट सरदारी पलसानिया और कलवानिया को याद करेगी, आपके बीच में आकर के आपका मान और सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जाट समाज। हाँ जी, एक बार नारा। महाराजा सूरजमल अमर रहे, सर छोटू राम अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, बाबा टिकैत अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे।